ओके आइए यूनिट नंबर टू आइए फटाफट से। सबसे पहला लिखा हुआ है कि व्हाट इज डीडीएल। डीडीएल का मतलब क्या होता है? डीडीएल का मतलब होता है डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज कुछ इस तरीके से कमांड है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि डीडीएल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बताता है कि किस किस तरीके से अपने को टेबल बनाना है, किस तरीके से अपने को टेबल बनाना है, किस तरीके से टेबल का डिजाइन करना है, किस तरीके से टेबल को डिलीट करना है। ठीक है, जैसे कि क्रिएट कैसे करें एक टेबल को, क्रिएट कैसे करें एक टेबल को, ऑल्टर कैसे करें एक टेबल को, ड्रॉप कैसे करें। तो डीडीएल का मतलब क्या होता है? सो डीडीएल इज अ सेट ऑफ कमांड यूज्ड टू डिफाइन एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। ठीक है, तो ये डीडीएल क्या है? एक सेट ऑफ कमांड है, मतलब कुछ कमांड है, कुछ कुछ कमांड है जिसकी वजह से आप अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि डीडीएल एक एक कमांड है, उस कमांड को आप डाल के अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना सकते हो, उससे आप अपना डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, उससे आप अपना डेटाबेस को ऑल्टर कर सकते हो, उससे अपना डेटाबेस को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब डीडीएल के वजह से अपना डेटाबेस का जो टेबल है उसको आप क्रिएट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि DDL is a set of command used to define and change the structure of a database. It helps in creating, altering and deleting tables. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ DDL आर क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। या तो आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो, या तो आप टेबल को ऑल्टर कर रहे हो, या तो आप टेबल को डिलीट कर रहे हो। ठीक है, फिर बात करते हैं कि डेटाबेस, फिर बात करते हैं कि डेटाबेस ये मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, मतलब कि डीएमएल क्या होता है, डीएमएल। अब डीएमएल के बारे में बात करते हैं। तो डीएमएल इज यूज्ड टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। मतलब कि डीएमएल का क्यों यूज किया जाता है कि कोई भी डेटा को आप इंसर्ट करना चाहते हो डेटाबेस में, कोई भी डेटा को आप डेटाबेस में, कोई भी आप डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने लोग डीएमएल का यूज करते हैं, उसके लिए अपने लोग डीएमएल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वही सब, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। इसको आप बस ये कैपिटल में लिख देना। तो मतलब कि डीएमएल क्या है? अरे डीएमएल इज यूज टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। अगर कोई भी डेटाबेस में, कोई भी डेटाबेस से आप अगर कोई भी डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डीएमएल। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डीएमएल। ठीक है, फिर बात करते हैं कि डीसीएल क्या है। डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है? डेटा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है कि कौन डेटा यूज कर सकता है, कौन डेटा नहीं यूज कर सकता है, इसका परमिशन देना। जब एक डेटाबेस परमिशन देता है कि कौन डेटा यूज कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी है कि वो डेटाबेस को यूज करे, किसके पास अथॉरिटी है कि वो डेटाबेस को यूज करे, किसके पास अथॉरिटी है कि वो डेटाबेस को यूज ना करे, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उस डेटाबेस को कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता, उसके परमिशंस को अपने लोग बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब वो डेटा को कौन कंट्रोल कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब डीसीएल। ये डीसीएल को क्यों यूज किया जाता है? तो ये डीसीएल इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस एंड परमिशन इन द डेटाबेस। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। मतलब सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स जो है, सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स ये परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, जैसे जैसे मेरा लैपटॉप को कौन यूज कर सकता है? मैं। जैसे मेरे लैपटॉप के डेटा को कौन यूज कर सकता है? मैं। तो वैसे ही बोला गया है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या, किसको बोलते हैं? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब कि क्या डेटाबेस को यूज करने का तुम्हारे पास परमिशन है तो ही तुम यूज कर सकते हो, वरना नहीं है तो यूज तुम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से बात करते हैं। एसक्यूएल एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से बात कर सकते हैं, डेटाबेस से बात कर सकते हैं। एसक्यूएल मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जिसके मदद से हम डेटाबेस से बात कर सकते हैं, डेटाबेस से बात कर सकते हैं, जिससे हम अपना डेटाबेस से बात। अब देखो, अब कंप्यूटर तो कोडिंग वाला लैंग्वेज समझता है, अब कंप्यूटर तो हिंदी इंग्लिश तो वो समझता नहीं है, तो अपना डेटाबेस से बात कैसे करें? एसक्यूएल बोल के एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल। एसक्यूएल एक कॉमन लैंग्वेज है जिससे हम अपने डेटाबेस से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू स्टोर, मैनेज, रिट्राइव डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, एसक्यूएल एक ऐसा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो इन ए रिलेशनल डेटाबेस। It allows user to create tables, insert records, update information and run queries. ठीक है,
ये जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल की वजह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो इंफॉर्मेशन, क्वेरीज को रन करा सकते हो, क्वेरीज को रन करा सकते हो। आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड्स, अपडेट कर सकते हो इंफॉर्मेशन एंड क्वेरीज को रन करा सकते हो। फिर बात करते हैं व्हाट इज क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्वेरी एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इन एसक्यूएल। क्वेरी क्या होता है और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं? जब हम डेटाबेस से कुछ पूछते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी, ठीक है। जब हम डेटाबेस से कुछ पूछते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी। तो पूछेंगे कैसे? सेलेक्ट प्लस फॉर्म का बटन दबाइए, सेलेक्ट प्लस फॉर्म का बटन बटन आप दबाइए, निकल जाएगा आप लोग, ठीक है। जब हम डेटाबेस से कुछ पूछते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों क्वेरी। हम डेटाबेस से कुछ पूछे उसको क्या बोले? क्वेरी। और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है क्वेरी को फास्ट और कम रिसोर्स में चलाना, उसको बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन मींस इंप्रूविंग द वेज क्वेरी आर एग्जीक्यूटेड, मतलब जिस जिस तरीके से क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिस जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को पूछ रहा हूं और फास्ट पूछूं, और फास्ट पूछूं, रिजल्ट और ज्यादा फास्ट आ पाए। जैसे आप चैट चैट जीपीटी में क्वेरी को पूछते हो और फटाफट 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 से रिजल्ट आता है, तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मैं पूछूं और आंसर फटाफट आए, रिजल्ट फटाफट आए, उसको बोलते हैं दोस्तों क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। रिजल्ट जल्दी मिले, सिस्टम स्लो ना हो। क्वेरी का मतलब क्या है? जब हम डेटाबेस से कुछ क्वेरी पूछते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी। एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि कुछ भी पूछूं जल्दी आंसर दे भाई, जल्दी आंसर दे, उसको बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। फिर बात करते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या होता है। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, तो जब डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाता है ये तब इंडेक्स को भी इंडेक्स बनाना देता है, ठीक है। जैसे मल्टी मल्टी लेवल इंडेक्स, इंडेक्स क्या है देखो, मल्टी मल्टी लेवल इंडेक्स हम बताते हैं, सुनो। जैसे मान लो प्रो बैच का कोर्स देखो आप लोग, प्रो बैच का कोर्स, मेरा मेरा जो प्रो बैच का कोर्स है, अब देखो प्रो बैच का कोर्स, एप्लीकेशन एप्लीकेशन देखियो। एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या रहता है? एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले सेम 5 दिखता है, ठीक है। आप मेरा लियो ना प्रो बैच, तो आपको एप्लीकेशन में पहले क्या दिखता है? सेम 5 दिखता है, ठीक है। उस सेम 5 पे क्लिक करते हो, उस सेम 5 पे आप क्लिक करते हो तो आपको सब्जेक्ट शो होता है। उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट 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 सब्जेक्ट शो करता है, ठीक है। उस पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो उस फिर आपको लेक्चर शो करता है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 3, लेक्चर नंबर 4। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग किसको बोलते हैं? कि इंडेक्स का भी जब इंडेक्स बनाना पड़ता है उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। इंडेक्स का भी जब इंडेक्स बनाना पड़ता है उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंडेक्स इन ए मल्टीपल लेवल टू मेक सर्चिंग फास्टर इंस्टेड ऑफ कीपिंग वन लार्ज इंडेक्स, ठीक है। हम हम बोले ना एग्जांपल, हम बोले ना एग्जांपल कि मान लो कि आप सेम 5 प्रो बैच में हो, तो सेम 5 प्रो बैच पर क्लिक करते हो, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर चैप्टर आता है, फिर उस चैप्टर मतलब फिर उस चैप्टर को क्लिक करते हो, फिर लेक्चर्स आता है। इतना जो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग किया गया, मल्टी लेयर्स इंडेक्सिंग किया गया है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, ठीक है। क्लियर है? याद रखना। चलो, अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग, तो प्राइमरी इंडेक्स ना प्राइमरी की पे बनता है, प्राइमरी की पे बनता है, ठीक है। और वैल्यूज यूनिक होती है उसकी। प्राइमरी इंडेक्सिंग की जो वैल्यूज है वो एकदम यूनिक यूनिक होती है, एंड टेबल एकदम सॉर्टेड होती है। सिर्फ एक प्राइमरी इंडेक्स होता है, सर्च बहुत फास्ट होता है, सर्च बहुत फास्ट कर सकते हो प्राइमरी इंडेक्स में ना, सर्च आप बहुत फास्ट कर सकते हो। चलो आ जाओ, डिफरेंस डिफरेंस पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग का। तो प्राइमरी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी की और सेकेंडरी इंडेक्सिंग इज बेस्ड ऑन द नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी सेकेंडरी इंडेक्स जो है वो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड करता है, और प्राइमरी प्राइमरी इंडेक्स जो है वो प्राइमरी की पे बेस्ड करता है, ठीक है। यूनिकनेस, यूनिकनेस, प्राइमरी इंडेक्स एंटिटीज आर यूनिक। प्राइमरी मतलब प्राइमरी इंडेक्स एंट्रीज क्या है? यूनिक है, यूनिक। और सेकेंडरी सेकेंडरी में डुप्लीकेट वैल्यू यूज होता है, ठीक है। प्राइमरी इंडेक्स में यूनिक वैल्यू यूज होता है, सेकेंडरी में डुप्लीकेट वैल्यू यूज होता है, डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। फिर ऑर्डरिंग, प्राइमरी इंडेक्स कीप्स डेटा इन सॉर्टेड
order of primary key and secondary index does not guarantee order. फिर number allotted only one primary index per table. अगर आप प्राइमरी इंडेक्स फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक ही प्राइमरी इंडेक्स आप फॉलो कर सकते हो, और सेकेंडरी इंडेक्स का मल्टीपल सेकेंडरी इंडेक्स कैन एग्जिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर अलाउड, यहाँ पे बोला गया है कि प्राइमरी इंडेक्स में सिर्फ एक नंबर आप अलाउ कर सकते हो और सेकेंडरी इंडेक्स में मल्टीपल नंबर आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, याद रख लेना। स्टोरेज का अगर बात करें तो प्राइमरी इंडेक्स का स्टोरेज जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर छोटा है प्राइमरी इंडेक्स का स्टोरेज, और सेकेंडरी इंडेक्स का ये जो स्टोरेज है उसमें ज्यादा स्पेस है। एक्सेस स्पीड है, तो प्राइमरी इंडेक्स जो है वो ज्यादा फास्टर है और सेकेंडरी इंडेक्स स्लोअर है कंपेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी इंडेक्स का स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है और सेकेंडरी इंडेक्स का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लोअर है। फिर यहाँ पे डिपेंडेंस, प्राइमरी इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द टेबल स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी इंडेक्स जो है वो टेबल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और सेकेंडरी इंडेक्स किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइमरी इंडेक्स, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। एफिशिएंसी कौन ज्यादा दिखाता है, तो प्राइमरी इंडेक्स मोर एफिशिएंट है और सेकेंडरी इंडेक्स ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। प्राइमरी इंडेक्स ज्यादा एफिशिएंट है सेकेंडरी इंडेक्स से। ठीक है, एग्जांपल, इन ए स्टूडेंट टेबल रोल नंबर इज प्राइमरी इंडेक्स, नेम कैन बी द सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, जैसे इंडेक्स नंबर में रोल नंबर जो है, रोल नंबर क्या है, प्राइमरी इंडेक्स है, और नेम क्या है, सेकेंडरी इंडेक्स है। ठीक है, तो प्राइमरी इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स, आप देखोगे कि रोल नंबर का ज्यादा अहमियत होता है ना नेम से, वही बात है। ठीक है, फिर यहाँ पे वही दिया हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीडीएल एंड डीएमएल। अभी तो पढ़ा है कि डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, वापस बता दे क्या, शॉर्ट में आप लोगों को बता दे क्या, ये डीडीएल क्या होता है। अरे डीडीएल का मतलब है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना, डीडीएल का मतलब है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना। अगर आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हो, अगर आप टेबल्स को बनाते हो, टेबल्स का डिजाइन करना, टेबल का मतलब कि टेबल को अगर आप डिलीट करते हो, ठीक है, इंसर्ट करते हो, डिजाइन करते हो, डिलीट करते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, डीडीएल। डीडीएल ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे डीएमएल भी अपने लोग पढ़ लिए ऑलरेडी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है व्हाट आर द यूजेस ऑफ डीएमएल। डीएमएल का यूजेस क्या है, डीएमएल का यूजेस क्या है, इंसर्ट डेटा, आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, मतलब रिट्रीव मतलब अगर डिलीट हो गया है तो उसको वापस से रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो यूजेस ऑफ डीएमएल क्या क्या है, इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा, रिट्राइव डेटा। और फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स भैया वो डीएमएल का फीचर्स क्या क्या है, यूजर फ्रेंडली, डीएमएल जो है वो यूजर फ्रेंडली है, इजीली आप यूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी देता है आप लोगों को, अलाउ बोथ सिंपल क्वेरीज एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल टेबल्स। फिर डेटा एक्यूरेसी, इंश्योर्स करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिकॉर्ड विद कंडीशंस। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल सपोर्ट्स एलोमिटी फॉर रिलायबल ऑपरेशंस। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये डीएमएल जो है, डीएमएल ओरेकल, एसक्यूएल, इन सब सर्वर्स पे भी काम करता है, दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों को हो सकता है कि सब कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, या हो सकता है कि बहुत कुछ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, कुछ कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। जो ऊपर ऊपर से जा रहा है ना, सिंपल चैट जीपीटी कर लो, जो ऊपर ऊपर से जा रहा है सिंपल चैट जीपीटी को बोलो कि प्लीज एक्सप्लेन कर दे। आप लोग देखो, नॉर्मली अगर एक्सप्लेन मैं कर पा रहा हूं अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि डीसीएल क्या होता है। डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कि डेटा को कौन कंट्रोल करेगा, डेटा किसके पास, किसके परमिशन से डेटा कंट्रोल होगा, डेटा को कौन कंट्रोल करेगा, डेटा को कंट्रोल कौन करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, अलाउ स्पेसिफिक यूजर टू परफॉर्म एक्शंस, वो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट। ठीक है, तो वो डेटा को
मतलब कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब है कि वो जो वो डेटा है उसको कंट्रोल कौन करेगा, किसके हाथ में ये परमिशन है, उस डेटा को कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है, कि जिससे वो डेटा मतलब वो बदले नहीं, कन्वर्ट ना हो। दैट्स इट, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इजी है, डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीसीएल, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। डीडीएल एंड डीसीएल को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर एसक्यूएल का मतलब क्या है? एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में तुम कम्युनिकेट करते हो अपने डेटाबेस से। एसक्यूएल मतलब वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो, जावा होता है, पाइथन होता है, वो सब सारा लैंग्वेज मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसक्यूएल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपने डेटा से जो कम्युनिकेट करते हो जो लैंग्वेज में, आप उसको बोलते हैं दोस्तों एसक्यूएल। एसक्यूएल तो मतलब एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, अगर आपको कोई पूछेगा एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा बात है, ये सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। एसक्यूएल यूजेस सिंपल इंग्लिश लाइक कमांड, ठीक है। एसक्यूएल जो है वो सिंपल इंग्लिश यूज करता है, अपना कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज नहीं करता। एसक्यूएल आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। एसक्यूएल स्टैंडर्डाइजेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एसक्यूएल आपके सारे के सारे वो डेटा को हैंडल करता है। एसक्यूएल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स इट। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि वाई वी नीड एसक्यूएल। एसक्यूएल अपने को लगेगा क्यों? सो टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन ए रैशनल डेटाबेस, फिर टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन क्विकली यूजिंग क्वेरीज, टू अपडेट एंड मेंटेन रिकॉर्ड एफिशिएंटली। मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, टू सपोर्ट बिजनेस एप्लीकेशंस लाइक बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड एजुकेशन सिस्टम। जितने भी अपने बिजनेस एप्लीकेशंस है, जैसे कि बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, एजुकेशन सिस्टम है, उन सबको सपोर्ट करने के लिए। टू एनालाइज डेटा, कोई भी एक डेटा को एनालाइज करने के लिए। टू कंट्रोल एक्सेस एंड, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक बार रीड कर लीजिएगा, बना बना के जाके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से एक बार लिख दीजिएगा। फिर देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का क्या क्या लिमिटेशंस है? एसक्यूएल का क्या क्या लिमिटेशंस है? एसक्यूएल का लिमिटेशंस है भैया, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आता है। राइटिंग एडवांस क्वेरीज विद जॉइंस, सब क्वेरीज एंड नेस्टेड कंडीशंस कैन बी डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर्स। मतलब कि अगर तुम बिगिनर हो तो एसक्यूएल में तुम क्वेरी नहीं पूछ पाओगे। एसक्यूएल में तुम क्वेरीज नहीं लिख पाओगे, तुम कोड नहीं लिख पाओगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा कोडिंग वोडिंग लिखने में। फिर एसक्यूएल में बहुत सारे यहाँ पे एसक्यूएल में बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंस इशू। एसक्यूएल सबके बस की बात नहीं है। एसक्यूएल को हैंडल कर पाना मतलब इतना बड़ा लार्ज लार्ज डेटाबेस को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्केलेबिलिटी, ट्रेडिशनल एसक्यूएल स्ट्रगल्स विद द बिग डेटा एंड, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास पुराना एसक्यूएल है, अगर आपके पास पुराना एसक्यूएल है तो आपके पास अगर बहुत बड़ा वाला डेटा है, वहां से स्ट्रगल करेगा वहां से, स्ट्रगल करेगा। फिर एसक्यूएल में सिक्योरिटी रिस्क आता है, रिसोर्स यूसेज, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इजी इजी है ना, वो सब पढ़ लीजिएगा। कि एसक्यूएल में मेंटेनेंस करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है बहुत। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, कॉस्ट फैक्टर होता है एसक्यूएल का, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट फैक्टर होता है। ये सब क्या है, ये सब चैलेंजेस है एसक्यूएल का, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ये परफॉर्मेंस इशूज, स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग। इसका तो हम लोग डिफरेंस पढ़ ही लिए, इसका एक बार डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को ये नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। आप लोग अगर डिफरेंस पढ़ लीजिएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा, ठीक है। अगर कुछ भी समझने में असुविधा हो तो एक बार चैट जीपीटी कर सकते हो, आप एआई का भी यूज कर सकते हो आप समझने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है।
फिर आपको दिया हुआ है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखो तो। इंडेक्सिंग क्या है? सबसे पहले इंडेक्सिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंप्रूव्स द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन। इंडेक्सिंग के वजह से आपका जो डेटाबेस ऑपरेशन है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब बहुत इजीली काम कर पाओगे, आप सारे के सारे क्वेरीज का जवाब दे पाओगे, बहुत इजीली आप लोग काम कर पाओगे। आपका जो डेटाबेस का स्पीड एफिशिएंसी है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। विदाउट इंडेक्सेस सो द डीबीएमएस वुड नीड टू स्कैन द एंटायर टेबल ऑफ द एवरी क्वेरी विच इज स्लो, ठीक है। बिना बिना इंडेक्स का बहुत स्लो काम होगा, बिना इंडेक्स का बहुत स्लो काम होगा। अगर आपके पास इंडेक्सिंग रहेगा तो बहुत स्पीड, बहुत एफिशिएंसी के साथ आप डेटाबेस का सारा ऑपरेशंस वाला काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस है फास्टर रिट्राइवल, क्वेरीज रन क्विकली, मतलब सब कुछ क्विकली काम होने लगेगा, स्पीड में काम होने लगेगा। आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड वर्कलोड। आपका ये जो आपका ये जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्सिंग के वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगा। एफिशिएंट सर्चिंग, आप सर्च करके निकाल सकते हो डेटा। मान लीजिए हमको इतना बड़ा वो डेटा में हमको निकालना है स्टूडेंट का डेटा, तो हम सर्च करके निकाल सकते हैं। सपोर्ट सपोर्ट सॉर्टिंग, इंडेक्सेस हेल्प इन रिट्राइविंग डेटा इन ए सॉर्टेड ऑर्डर। फिर बेटर यूजर एक्सपीरियंस, एप्लीकेशंस लाइक बैंकिंग, ई कॉमर्स, रेलवे रिजर्वेशन रन स्मूथली। सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली चलेंगे, ठीक है। बस एक बार पढ़ने की नीड है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो कंसेप्ट को, जाके बना के लिख के आ जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्पीड, इंडेक्सिंग का ट्रांजेक्शन फीस स्पीड हमेशा फास्टर रहेगा ट्रांजेक्शन फीस स्पीड। एग्जाम्पल लिख सकते हो, अमेजन डेटाबेस वगैरह वगैरह। अच्छा, क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग क्या है? मान लीजिए कि हम फिजिकली डेटाबेस मेंटेन किए, हम ये खाता में डेटाबेस मेंटेन किए हैं, फिजिकली अगर डेटाबेस मेंटेन किए हैं और उसको सेम ऑर्डर में हमको इंडेक्स में उतारना है, उसको अपने लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। A clustering indexing is created when records are physically stored in the same order as the index. तो क्लस्टरिंग इंडेक्स कब क्रिएट किया जाता है? जब आपका रिकॉर्ड्स जो है वो फिजिकली स्टोर्ड है, फिजिकली नॉट डिजिटली, फिजिकली अगर स्टोर्ड है फिर उस केस में, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसको इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है गाइस। अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी क्वेरी हो, हम क्या बोले, एआई आजकल आपका साथी है। एआई से पूछो, एआई का मदद लो, नॉर्मली चैट जीपीटी का मदद लो, आराम से आप लोग क्रैक कर लो। अच्छा, नेक्स्ट वाला चैप्टर है फॉर्म क्रिएशन। सबसे पहला इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही है, तीन क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 3 क्वेश्चन है। फॉर्म क्रिएशन में सिर्फ आपका 3 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, बस खत्म है कहानी, ठीक है। तो फॉर्म क्रिएशन में सबसे पहले दिया हुआ है यूजर फ्रेंडली फॉर्म डिजाइन टू इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा। मतलब जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, स्कूल वाला फॉर्म को, फीडबैक फॉर्म को जब आप सबमिट करते हो, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो, यूजर अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे भरता है, आप लोग अपना इंफॉर्मेशन भरते हो, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, फीडबैक और रिपोर्ट, सब कुछ सारा का सारा इंफॉर्मेशन भरते हो। अब वो ब्राउजर चेक करता है। तो ब्राउजर जो चेक करता है ना, तो ये पीएचपी एक बोल के लैंग्वेज है, वो पीएचपी लैंग्वेज जो है ना, वो वेरीफाई करता है उस फॉर्म को कि वो फॉर्म ठीक है कि नहीं है, वो लैंग्वेज सही है कि नहीं है। इसके बाद अगर मान लीजिए एरर है तो एरर दिखाएगा, वरना आपको दिखाएगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। जब आप एक ऑनलाइन में फॉर्म जब भरते हो, तब सबसे पहले सुनिए ना, जब आप ऑनलाइन में फॉर्म भरते हो सबसे पहले लॉगिन वॉगिन करते हो ना, और लॉगिन वॉगिन करके अपना पूरा का पूरा डिटेल्स भरते हो आप लोग, ठीक है। अपना ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फीडबैक, रिपोर्ट, सब कुछ आप एकदम डिटेल्स भरते हो, ठीक है। उसमें एक पीएचपी जैसी लैंग्वेज होती है, पीएचपी जैसे लैंग्वेज होती है, पीएचपी जैसे एक लैंग्वेज होती है, वो क्रॉस चेक करता है कि आप फॉर्म सही से भरे हो कि नहीं भरे हो। अगर सही से नहीं भरे हो तो एरर का मैसेज आता है, अगर दियो सही से अगर भर दियो तो बोलता है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, क्लियर है। A form is a structured interface used in web application to collect input data from users and then process or display output data, ठीक है।
In PHP, forms are widely used for tasks such as student registration, login system, feedback collections, and रिपोर्ट जनरेशंस। मतलब एक PHP बोल के एक लैंग्वेज है, मतलब फॉर्म अपने लोग किसके लिए यूज करते हैं? स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉगिन सिस्टम के लिए, फीडबैक कलेक्शन के लिए, रिपोर्ट जनरेशंस के लिए अपने लोग फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो PHP एक लैंग्वेज है, वो वेरीफाई करता है। PHP एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि वेरीफाई करता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं है, और फिर आपको दिखाई दिखाई देता है, आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई देता है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सबसे पहले क्लियर लेबल्स एंड इंस्ट्रक्शन, देखिए सब सब पॉइंट्स। फॉर्म शुड हैव प्रॉपर लेबल्स लाइक नेम, ईमेल, रोल नंबर। फॉर्म जो क्रिएट करोगे आप, फॉर्म जो क्रिएट करते हो, उसमें प्रॉपर लेबल्स लगा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म रहना चाहिए, नेम, ईमेल, रोल नंबर सब कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। उसमें फील्ड्स रहने चाहिए, इनपुट फील्ड्स। फॉर्म कंटेंट वो टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस। जैसे बोला गया है कि अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म बना रहे हो, ऑनलाइन अगर कोई फॉर्म बना रहे हो, तो सबसे पहले तो उसमें ऐसा करके लिखा होना चाहिए नेम, ईमेल, रोल नंबर, और उसके बाद एक चेक बॉक्स भी ऐसे करके देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट लोग भर पाए, जिससे ये पब्लिक लोग वो फॉर्म को भर पाए। आप ऑनलाइन कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, तो आपका वहां पे सब कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए, नेम, ईमेल, रोल नंबर सब कुछ, और एक चेक बॉक्स भी रहना चाहिए जहां से आप भर भर पाते हो, ठीक है। फिर उसका तो, तो PHP चेक्स वेदर द इनपुट इज करेक्ट बिफोर प्रोसेसिंग। PHP क्या चेक करता है कि इनपुट करेक्ट है कि नहीं है बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए करेक्ट नहीं है तो एरर एरर का मैसेज आएगा। अगर मान लीजिए कि करेक्ट नहीं है, अगर मान लीजिए आपने ईमेल वीमेल गलत आपने मान लीजिए डाला, ईमेल मान लीजिए गलत आपने डाला, तो एरर एरर का मैसेज आएगा, ठीक है। सो PHP स्क्रिप्ट मस्ट इनपुट टू प्रिवेंट SQL इंजेक्शंस एंड अदर अटैक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। इतना इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। यहां तक पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ये सब ये सब काट, ये वाला मेस्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन PHP फॉर्म। प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन PHP फॉर्म। सबसे पहले तो भैया यूजर इनपुट रहता है, यूजर अपना इनपुट देता है, नेम, ईमेल, रोल नंबर वगैरह वगैरह। यूजर जो है वो फाइल करता है डिटेल्स, नेम, ईमेल। फॉर्म सबमिशन फिर होता है, फॉर्म सबमिशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए इधर, ठीक है। वो डेटा को सर्वर पर भेज दिया जाता है पोस्ट और जेट मेथड से। वो डेटा को सर्वर पर भेज दिया जाता है किसमें? पोस्ट और जेट मेथड से, ठीक है। फिर उस डेटा को रिट्राइव किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है। फिर उस डेटा को रिट्रीव किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। फिर डेटाबेस स्टोरेज, आउटपुट डिस्प्ले, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन सब सारे क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ लेना, इन सब सारे क्वेश्चंस को एक बार आप रीड कर लेना, और आराम से एग्जाम देने चले जाना। कोई भी घबराने वबराने का बात नहीं है, आराम से। ये सब कोडिंग वोडिंग का आंसर है, पता है, ये कोडिंग वाला चैप्टर है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्किप करने का कोशिश करना, कोडिंग, कोड लिखना पड़ेगा इसमें। बोले तो इंजीनियर वाला सब्जेक्ट है ये सब, देखो ना, कोड लिखना पड़ेगा, कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, कोडिंग कोडिंग वाला सब्जेक्ट है ये, ठीक है। आप रीड कर लेना, अपने से बना बना के लिखना, इसीलिए बोलते हैं कोड वोड नहीं लिखना पड़ेगा, इजीली इजी वर्ड में इसको रीड करना, अपने से बना बना के लिख लेना आप, अपने से आप बना बना के इसको लिख लेना, ठीक है। तो गाइस मेरे तरफ से यही सपोर्ट रहा। आई नो कि हम DBMS के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज क्या ही करें, ये सब्जेक्ट मेरे लिए भी न्यू है, मेरे को भी नहीं आता DBMS। हाँ, ऑनेस्टली DBMS हमारे जमाने में थोड़ा ना था, ये मेरे लिए भी न्यू है, मेरे लिए भी नया सब्जेक्ट है। मेरे को भी DBMS नहीं आता। IT वाईटी तो पढ़ा देंगे, इजी है ये सब, IT पढ़ा देंगे, E बिजनेस पढ़ा देंगे, लेकिन DBMS कहाँ से पढ़ाएंगे हमको भी नॉलेज नहीं है DBMS का। जितना भी नॉलेज लिए हैं सब हम AI से लिए हैं, हमको इस सब्जेक्ट का प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं है, मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम AI से जुगाड़ कर करके हम आपके लिए संजीवनी बूटी बना दिए। पास्ट जितना भी पेपर्स है, 25 साल के पास्ट जितने भी पेपर्स है, उसको जुगाड़ करके हम लोग संजीवनी बूटी बना दिए आप लोगों के लिए। तो आई होप इसको रीड कर लोगे, 24 पेज कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है।